हेलो दोस्तों, मेगा कंपैरिजन करेंगे दो ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का, कैनरा रोबेको ईएलएसएस टैक्स सेवर और बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में। तो दोनों को हम समझेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे और कैसे आप म्यूचुअल फंड को एनालिसिस कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों इन दोनों फंड को ही हमने यहां पर चूज किया है। तो देखिए, मेरा जो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि ऐसे फंड को चूज किया जाए जिनका जो एयूएम हो आसपास में हो। जैसे फॉर एग्जांपल एयूएम मतलब कितना पैसा मैनेज करती है, जैसे कैनरा रोबेको टैक्स ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 7150 करोड़ और एयूएम जो बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर है 5980 करोड़ का है। दूसरी एक और चीज हुई, जो मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा कि दोनों का ही जो इंसेप्शन है दोनों ही फंड का वो बिल्कुल पास पास में है। जैसे कैनरा रोबेको देखिए बिल्कुल फरवरी 2009 के समय है और जस्ट उसके 2 महीना पहले ही दिसंबर 2008 में बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर उनका भी इंसेप्शन हुआ था। तो आप मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली दोनों ही फंड के लगभग 15 ईयर्स हो चुके हैं। तो फिर थोड़ा और कंपैरिजन में पता चलता है कि कैसा किसका रिटर्न है। तो देखिए, 5 ईयर का पहले मैं रिटर्न आपको बताता हूं। जैसे कैनरा रोबेको जो फंड है उसका 19.7% रिटर्न है और जो बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर है उसका थोड़ा ज्यादा रिटर्न है, 20.84 रिटर्न है। अपने में ही बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। अगर इसको जस्ट मैं आपको थंब रूल के हिसाब से बताऊं तो जो पैसा जो है उन्होंने लगभग 3.5 साल में डबल किया है। ठीक है, अब इंसेप्शन मतलब वही 2008 2009 उस समय से कैसा रिटर्न है। तो यहां कैनरा रोबेको का 19.61% रिटर्न है और जो बंधन फंड है उसका 18.74% रिटर्न है। तो कैनरा रोबेको का लॉन्ग टर्म में मतलब 15 साल में रिटर्न अच्छा है, लेकिन यस पिछले जो 1 3 5 साल में जो रिटर्न है वो बंधन का थोड़ा ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। अच्छा, बंधन जो टैक्स सेवर फंड है ये तो बंधन ने अभी एक्वायर किया है, तो आईडीएफसी के नाम से जो टैक्स फंड होते थे वो थे। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब स्पेसिफिकली जो कैनरा रोबेको ईएलएसएस टैक्स सेवर के बारे में बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज रहती है जो मैं हर फंड के एनालिसिस में जरूर देखता हूं, वो है फंड मैनेजर। श्री दत्ता भंडवालदर साहब हैं इसके फंड मैनेजर और 2019 से वो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत है और कैनरा रोबेको के इनफैक्ट 12 स्कीम को वो मैनेज कर रहे हैं। जैसे कुछ प्रोमिनेंट स्कीम हो सकते हैं आपके पास भी हो, जैसे स्मॉल कैप, फोकस्ड या इमर्जिंग इक्विटीज, ब्लू चिप और भी बहुत सारे फंड्स। तो 12 स्कीम को मैनेज कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये भी डाउट हो जाता है कि एक फंड मैनेजर इतनी सारी स्कीम को कैसे मैनेज कर पाए। बाकी उनका एक्सपीरियंस स्ट्रांग रहा है और जो उन्होंने रिटर्न दिए हैं अपने पास्ट के फंड्स में वो भी अच्छे रिटर्न उन्होंने दिए हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड का लास्ट 1 साल और जो 3 साल है, 1 ईयर एंड 3 ईयर का बेसिस में उन्होंने बेंचमार्क को वो बीट नहीं कर पाया है। बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड मैनेजर है मिस्टर डेलिन पिंटो साहब, 2016 से मैनेज कर रहे हैं। मतलब एक लंबा समय 7 इयर्स प्लस से ज्यादा वो यहां पर मैनेज कर रहे हैं और साथ साथ में रिलेटिवली कम स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं। टोटल 5 स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। जैसे कुछ बड़े नाम है मल्टी कैप, बंधन, स्टेरलिंग वैल्यू फंड, तो ये सब कुछ उनको मैनेज कर रहे हैं। और पिछले अगर 1 साल 3 साल की अगर हम बात करें तो उन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है। अब आपको क्वेश्चन हो सकता है कि इसका मतलब क्या है। देखिए, जैसे पिछले 1 साल में जो फंड्स हैं उन्होंने 34% का रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन हम उसको अच्छा नहीं मानेंगे। हम क्या मानेंगे कि जो बेंचमार्क है उसको उस फंड ने बीट किया है कि नहीं। तो यहां पर भले ही 34% रिटर्न कैनरा रोबेको ने दिया हो या बंधन ने दिया हो, लेकिन बेंचमार्क को बीट यहां पर बंधन ने किया है पिछले 1 ईयर 3 ईयर के बेसिस में। लेकिन डे 1 से लगभग 15 साल के बेसिस पर हम देखें तो कैनरा रोबेको ने यहां पर अपने जो बेंचमार्क से उनको बीट किया है और इनफैक्ट बंधन ने भी किया है, लेकिन बंधन के कंपैरिजन में कैनरा रोबेको का लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज्यादा अच्छा रहा है। और डेटा के बारे में बात करते हैं, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कि फंड मैनेजर कितना चर्न कर रहे हैं। जैसे यहां पर 24.46 है, तो इसका मतलब है 1 साल में 24% जो स्टॉक्स हैं वो अपने जो पोर्टफोलियो है उससे वो चर्न कर रहे हैं, निकाल रहे हैं या एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर बहुत कम है, 13.23। तो दोनों के कंपैरिजन में मतलब ऐसा आप मान सकते हैं कि जो बंधन के जो फंड मैनेजर हैं वो बहुत कम चर्न कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में लंबे समय तक जो भी स्टॉक्स हैं उनको रख रहे हैं। अब कौन सा नंबर अच्छा है खराब है, यस कंपैरिजन में कैनरा रोबेको का थोड़ा ज्यादा रह सकता है, लेकिन देखिए 20-24% कोई बड़ा नंबर नहीं है। हाँ, अगर चर्न कर रहे होते 80% 90% तो फिर क्या हिंट जाता कि फंड मैनेजर तो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। नहीं, तो ये 24% ये दोनों को ही मैं इक्वल ही गिनूंगा, अच्छे नंबर्स को ही मैं गिनूंगा, दोनों के ही। ठीक है, बंधन का स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा मतलब बेटर हो सकता है, बट दोनों को मैं इक्वल देखूंगा। मार्केट भी अभी ऑल टाइम हाई में है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, बिल्कुल मार्च के शुरुआत में। तो कैश लेवल भी मैंने फोकस करना थोड़ा जरूरी समझा है। जरूरी नहीं है कि फंड कैश लेवल मेंटेन करें, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर फंड का काम होता है इन्वेस्ट करना और जो भी इन्वेस्टर है उनको अपनी पर्सनल एसेट एलोकेशन बनानी पड़ती है। तो फिर भी अब अगर वो थोड़ा सा कैश लेवल मेंटेन कर रहे हैं, जैसे यहां पर 4.57 है, यहां 5.28% है, तो एटलीस्ट हमको थोड़ा सा कंफर्ट जरूर मिलता है। कंफर्ट इसीलिए क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई मार्केट है, वोलेटिलिटी अगर कल अचानक से आ जाती है तो फिर अगर कुछ रिडेम्पशन आते हैं या मार्केट अचानक से कुछ गिरती है तो इनके पास थोड़ा कैश लेवल से वो सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये नंबर का कोई ऐसे वैल्यू नहीं है, बट एक डिसेंट नंबर मैं आपको बता सकता हूं। अच्छा, स्टॉक्स भी लगभग दोनों के ही बराबर है, 66 और टॉप 10 स्टॉक 37% वेटेज, 36% वेटेज। तो यहां पर भी मुझे बहुत कुछ आइडेंटिकल नंबर्स देखने मिले जब हम दोनों ही फंड को जब हम एनालिसिस कर रहे थे दोस्तों। तो अभी जो लेटेस्ट जो पोर्टफोलियो है बिल्कुल फरवरी एंड का, जो कैनरा रोबेको ईएलएसएस टैक्स सेवर का टॉप 10
जो है, जो टॉप 10 आप देख सकते हैं 37% वेटेज। ये कंपनियां अगर अच्छा करेगी तो आप ऐसा मान सकते हैं कि फ्यूचर में जो परफॉर्मेंस है इनके परफॉर्मेंस पर बहुत निर्भर करेगा। तो मैं यहां पर कुछ लार्ज कैप नाम ही देख पा रहा हूं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, रिलायंस, एनटीपीसी, एलएनटी, टीसीएस, भारती एयरटेल, एसबीआई, सन फार्मा, ये सब कुछ नाम है, मोस्टली लार्ज कैप ही मुझे देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, पिछले कुछ महीनों में फंड मैनेजर ने क्या रिसेंट में बाई किया है, तो जैसे कोल इंडिया 1.22% वेटेज हो गया है, फिर मेडी असिस्ट है, फिर भारत पेट्रोलियम, GTND, तो ये सब कुछ कंपनीज को उन्होंने रिसेंट में यहां पर चेंज किया है। डॉक्टर लाल पैथ लैब को उन्होंने एग्जिट किया है। अच्छा, बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, ये हमने देखा लगभग इसका भी कितना 10 जो स्टॉक्स है 36% यहां पर वेटेज है। तो यहां उन्होंने जो टॉप 10 स्टॉक जहां पर उन्होंने बेट लिया है, मुझे बहुत नाम कुछ तो सेम ही लग रहे हैं, मतलब लार्ज कैप के ही लग रहे हैं। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस, फिर एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, एसबीआई, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, टीसीएस, तो कुछ नाम तो मुझे दोनों में ही ओवरलैप करते हुए नजर में आ रहे हैं। हाँ, पोर्टफोलियो के बाहर जो टॉप 10 के बाहर क्या कुछ नए नाम है देख लेते हैं। अरविंदो फार्मा को उन्होंने ऐड किया है 1.09%, फिर कोल इंडिया उन्होंने भी ऐड किया है, फिर वहां बीपीसीएल दिख रहा था, यहाँ आईओसी है, फिर एलएनटी को उन्होंने नया ऐड किया है 0.57%, और देवयानी इंटरनेशनल, और एग्जिट कहां कर गए हैं, बजाज फाइनेंस, ग्रासिम और सीमेंस, यहां पर वो अभी फिलहाल एग्जिट कर गए हैं। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो की बात रही। आप दोनों ही पोर्टफोलियो को देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है, आपको कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा लगता है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब ये इंपॉर्टेंट है, यही मुझे लगता है कि फंड में, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी कॉमन चीजें देखी, लेकिन फंड में अगर कुछ डिफरेंट अगर हो सकता है वो है रिस्क का डेटा। देखते हैं, पहला स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है, पहले मैं आपको समझा देता हूं, जो मैंने बहुत बार ये एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं, ठीक है, अपने घर से ऑफिस आपको जाने में सोच लीजिए आपको 1 आवर लगता है, ओके, तो कभी आप 50 मिनट्स में पहुंचेंगे, कभी 55, कभी 1 घंटा 5 मिनट, तो सोच लीजिए आप कभी 1 आवर 5 मिनट में पहुंचे, तो क्या हुआ, 5 मिनट्स का एक स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ। ठीक है, उतना ऊपर नीचे होता है। लेकिन सोच लीजिए किसी दिन आप 1 घंटा 30 मिनट के बाद पहुंचे या 2 घंटे के बाद ऑफिस पहुंचे, तो जरूर चिंता हो सकती है आपके कलीग्स को, आपके बॉस को, तो भाई क्या हो गया है। ठीक है, तो वो ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। अब सिमिलरली जो फंड भी जो है, जरूरी नहीं है कि एफडी की तरह एक जैसा रिटर्न दे, मार्केट है, वोलेटाइल है, तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, अपना जो भी रिटर्न है उससे वो डेविएट करता रहेगा। जैसे 12.7 यहां डेविएशन है, तो आइडियली जो डेविएशन है उससे कम जो भी फंड है उसको डेविएट करना चाहिए। ये क्या है, कैटेगरी का डेविएशन है 12.71, तो कैनरा रोबेको का 12.46 है, मतलब वो कम डेविएट कर रहा है, मतलब कम वोलेटाइल है। ठीक है, और 12.83 मतलब ज्यादा है किसका, बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का, तो इसका मतलब क्या है, वो थोड़ा ज्यादा डेविएट कर रहा है। तो वोलेटिलिटी के मामले में जो कैनरा रोबेको ईएलएसएस फंड है वो स्कोर कर रहा है, मतलब कम वोलेटाइल है, कि कल अगर मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी रही तो इस फंड को थोड़ा फर्क पड़ेगा, और थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ेगा बंधन ईएलएसएस को। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर है वो है शार्प रेशियो 1.04 है। ये मतलब इसमें समझा दूं, देखिए सोच लीजिए कोई भी एक फंड है, उसका रिटर्न फॉर एग्जांपल 18% है, और रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो रिस्क फ्री, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट के जो होते हैं 8% है, उसको हम डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ। तो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, ठीक है, तो 18 - 8 10, 10 डिवाइड बाय 10 1, ओके। तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो हमको वोलेटिलिटी बताता है। अब सोच लीजिए उसी फंड क्या स्टैंडर्ड डिविएशन सोच लीजिए 20 हो गया, 10 की जगह 20 हो गया, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन चूंकि यहां पर ज्यादा हुआ है, तो आपका शार्प रेशियो क्या हो सकता है, 18 - 8 10, 10 डिवाइड बाय 20 कितना, 0.5। मतलब ये आपको बताता है रिटर्न, लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कि भाई आपको जो रिटर्न मिल रहा है उसके अगेंस्ट में फंड कैसा रिस्क ले रहा है, तो ये जितना ज्यादा हो वो उतना अच्छा है। तो शार्प रेशियो यहां पर कैनरा रोबेको का कम है, ठीक है, और बंधन ईएलएसएस का ज्यादा है। अब ये एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है, जो कि हम करेंगे, कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस में फंड कम वोलाटाइल है कैनरा रोबेको, लेकिन कम वोलाटाइल है, लेकिन जो शार्प रेशियो से ये भी पता चल रहा है कि उसका रिटर्न भी कम है। बंधन ईएलएसएस थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहा है, लेकिन उसका रिटर्न भी ज्यादा है। ये आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब हम फाइनल एनालिसिस में आएंगे। सबसे पहले पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखिए, एक का 13 है, एक का 24 है, लेकिन मैं दोनों का ही गुड मानूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है 50-60 अगर कोई बहुत बड़ा फर्क होता तो पता चलता, लेकिन 13-24 में फर्क नहीं है। फंड मैनेजर यहां पर दोनों का ही मैं यहां पर स्ट्रांग मानूंगा। यहां पर भी बंधन ईएलएसएस में भी जो फंड मैनेजर है, उन्होंने जो पिंटो साहब है, उन्होंने भी बीट किया है अपने बेंचमार्क को पिछले 1-3-5 ईयर्स में। और कैनरा रोबेको कि जो फंड मैनेजर है लॉन्ग टर्म से अलग अलग फंड्स को भी देख रहे हैं। हाँ, ये फंड को ये पिछले अभी 4-5 साल ही हुए हैं, तो फंड मैनेजर का नाम यहां पर स्ट्रांग है, तो वहां पर भी बहुत चिंता नहीं है। फंड हाउस कैनरा रोबेको बहुत सारी स्कीम्स हैं, पिछले कुछ सालों में बहुत उनका नाम हुआ है, बहुत सारी स्कीम्स का एयूएम भी अच्छा नंबर पे है, जैसे जो इमर्जिंग इक्विटी है, ब्लू चिप फंड है, तो उनके अच्छे एयूएम आए, तो फंड हाउस में भी बहुत भरोसा आ रहा है, तो फंड हाउस को भी मैं यहां पर गुड मानूंगा। यहां पर बंधन के केस में भी ये अच्छा है। उनके केस में जैसे सीआईओ जो है मनीष गुनवानी साहब वो आए हैं, तो वो एक स्ट्रांग चीज बताते हैं, तो ये भी मैं गुड मानूंगा। लेकिन एक चीज यहां पर मैं जरूर यहां पर आने वाले टाइम में देखूंगा कि ये पहले आईडीएफसी था, ठीक है। अब चूंकि फंड हाउस यहां पर नाम चेंज हुआ है, हो सकता है नए मैनेजमेंट के आने के बाद कुछ रिसर्च टीम से या फिर कुछ फंड मैनेजर अगर चले जाते हैं तो नेगेटिव हो सकता है, तो उस टाइम में
ठीक है, अभी तो देखिए फंड मैनेजर अचानक से मुझे नहीं दिख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में कोई चेंज हुए हैं, और गुनवानी साहब यहाँ पर एक पॉजिटिव नाम है, क्योंकि वो रिलायंस जो निपॉन है, निपॉन के पहले वो देखते थे। फंड हाउस के हिसाब से बंधन में बस वही है, वॉच करते रहना है कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं। अगर छोड़ के जाएंगे तो फिर थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड का बिजनेस में थोड़ा रिसर्च टीम, फंड मैनेजर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी तो मैं सब बढ़िया ही देख रहा हूं, लेकिन ये की वॉच रहेगा आने वाले टाइम में। रिटर्न्स में मैं यहां पर एवरेज रिटर्न मानूंगा कैनरा रोबेको का, और बंधन का मैं रिटर्न थोड़ा अच्छा मानूंगा। तो उस हिसाब से रिस्क में हमको अलग अलग डेटा मिले हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं, जब मैं रिस्क को एनालाइज कर रहा हूं, कि अगर मुझे थोड़ा लो रिस्क लेना है, लो वोलेटिलिटी चाहिए, और हो सकता है मुझे शायद लो रिटर्न भी मिले, तो कैनरा रोबेको थोड़ा ज्यादा वैल्यू दे सकता है। लेकिन मैं थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा हाई रिस्क लेना चाहता हूं, थोड़ा हाई वोलेटिलिटी रहना चाहता हूं, और चूंकि मैंने हाई रिस्क लिया है तो मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई रिटर्न का होगा। तो उस केस में बंधन ईएलएसएस थोड़ा ज्यादा हमको वैल्यू ऐड कर सकता है। ये दोनों फंड को जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है, और दोनों ही फंड एक जैसे हैं, एक जैसा ही रिटर्न पिछले 14-15 सालों में हुआ है। लेकिन पिछले 1-3 साल में कैनरा रोबेको ईएलएसएस टैक्स से थोड़ा पीछे हो रहा है। वहां पर हमको थोड़ा टर्न अराउंड जैसा देखना है कि जो फंड है अपने एटलीस्ट बेंचमार्क के पास ही रहे। ऐसा भी नहीं हुआ है कि बेंचमार्क से बहुत डेविएट किया है, तो इसीलिए तो लो वोलेटाइल है, लेकिन हल्का सा रिटर्न कम है। यहां थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा है, हमने देखा ना स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन रिटर्न की भी गुंजाइश थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, हर इन्वेस्टर डिफरेंट होता है, और हर इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट गोल्स अलग हो सकते हैं, हॉराइजन अलग हो सकता है। कोई 30 साल का है जिसको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, कोई 50-55 ईयर्स के है, रिटायरमेंट के पास जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा कम टाइम के लिए उनको एनालिसिस करना है या फिर इन्वेस्ट करना है। डेमोग्राफी अलग हो सकती है, कोई अहमदाबाद से हो सकता है, कोई मुंबई से हो सकता है, कोई कोलकाता से हो सकता है, कोई हैदराबाद से हो सकता है। पोर्टफोलियो सबके अलग हो सकते हैं, सबकी इनकम लेवल अलग हो सकती है। तो ये सब चीजें बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। और यहां पर मैं आपका हेल्प कर सकता हूं। मैं एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं, और पहले वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं एचडीएफसी बैंक में। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेज किया है, उनके म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो है उनको मैनेज किया है, और अभी भी क्लाइंट्स के जो पोर्टफोलियो है उनको मैं देखता हूं। और इतना मैं समझता हूं कि हर क्लाइंट अलग है, सभी क्लाइंट की जो जरूरतें हैं वो अलग है। किसी की जरूरत 2-3 साल में मैरिज करना हो सकता है, तो किसी की 2-3 महीने में रिटायरमेंट होना, तो सब अलग है, और सबके लिए यूनिक क्यूरेटेड प्लान होना चाहिए, जिस पर मैं आपका पर्सनली हेल्प कर सकता हूं। आपका मैं पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड रिव्यू में कर सकता हूं, आपको कॉम्प्रहेंसिव म्यूचुअल फंड सर्विस में आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, जहां पर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसे बेंचमार्क को बीट करे, और कैसे आपका पोर्टफोलियो आपके गोल तक पहुंचाने में आपकी मदद करे दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, चूंकि ये पर्सनलाइज सर्विस है, तो यहां आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे पर्सनल ईमेल आईडी में। ये मेरा ईमेल आईडी है जो आप यहां पर देख सकते हैं, deepakpong55@gmail.com, और इस ईमेल आईडी को आप चेक भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी इस पर्सनलाइज सर्विस से। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।